नमस्कार, स्वराज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम गहलोत ने की इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत। सिर्फ 8 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। खाने में मिलेंगी रोटी, सब्जी, दाल और अचार। बीजेपी के 4 विधायकों ने पार्टी को दी सफाई। विधानसभा सत्र के पहले दिन गायब हो रहे थे चारों विधायक। केंद्रीय नेतृत्व ने जताई थी नाराजगी। वहीं देश के टॉप 100 में राजस्थान के 4 शहर शामिल। जयपुर की रैंकिंग सुधरी। जोधपुर को मिला फास्टेस्ट मूवर बिग सिटी का खिताब। कोरोना की चपेट में एक और केंद्रीय मंत्री। पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए गजेंद्र सिंह शेखावत। कैलाश चौधरी और अर्जुन मेघवाल भी हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। और बारां में बड़ा हादसा। अवैध खनन में गई 4 लोगों की जान, 3 लोग जख्मी। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजस्थान के बारां में बड़ा हादसा हुआ है। अवैध खनन के दौरान खदान ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुल 7 लोग खदान में दबे थे और बताया जा रहा है कि पार्वती नदी के किनारे अवैध बजरी खनन का काम चल रहा था और इस दौरान बड़ी संख्या में मजदूर यहां काम कर रहे थे और इस दौरान अचानक एक खदान गिर गई। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, जिसके बाद ग्रामीणों ने ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता राम स्वरूप से। तो राम स्वरूप, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस वक्त और कैसे हुआ यह हादसा जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। देखिए, पार्वती नदी के आसपास कई जगह पर अवैध खनन हो रहा है। लगातार बजरी का अवैध खनन की शिकायतें पहले भी कई बार मिली है, कार्रवाई भी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो अवैध खनन माफिया हैं वो लगातार इस काम को करवाते रहते हैं मजदूरों से। और आज दोपहर को भी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बारिश का मौसम लगातार प्रदेश में बना हुआ है, अलग अलग दिन काफ़ी बारिश यहाँ प्रदेश में होती है, तो खदान जो है आज दोपहर को जब मजदूर यहाँ पर खनन कर रहे थे तब अचानक जो एक खदान है वो ढह गई थी, जिसमें वहाँ पर 7 मजदूर जो है वहाँ पर दब गए थे। हालांकि क्योंकि आसपास कोई प्रशासन का नुमाइंदा नहीं थे, आसपास कोई पुलिस का महकमा जो है दूर थे काफ़ी, लेकिन इसी दौरान जब बाकी मजदूर जब चिल्लाए तो आसपास के जो ग्रामीण है वो दौड़कर वहां पर आए और ग्रामीणों ने ही इन 7 लोगों को निकाला है, जिनमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें 2 महिलाएं, 2 पुरुष हैं और बाकी जो 3 लोग हैं इनको अटरू के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि सूचना मिलने के तुरंत बाद जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालांकि अभी तक ये जो है स्पष्ट रूप से सामने आ नहीं पाया है कि ये जो अवैध खनन है वो कौन करवा रहा है, क्योंकि इसके पीछे कोई बड़ा हाथ होना संभवतः लाजमी लग रहा है, क्योंकि इस तरह का जिस तरह से लगातार शिकायतें मिलती आई है कि अवैध खनन जो है नदी के किनारे कई जगह हो रहा है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होना और कार्रवाई होने के बावजूद इस तरह के काम लगातार जारी रहना, इससे पीछे लगता है कि किसी न किसी बड़े माफिया का और बड़े ऊपरी स्तर पे किसी न किसी का हाथ। जिस तरह से ये हादसा सामने आए, इसकी लगाम कसनी तो और भी ज्यादा जरूरी बनती जा रही है कि राज्य में कड़ी कार्रवाई होने के बावजूद भी ऐसे अवैध खनन खुलेआम हो रहे हैं। इस जानकारी के लिए शुक्रिया राम स्वरूप, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और भी खबरों पर आपके साथ जुड़ेंगे। वहीं आपको बताते कि राजस्थान विधानसभा का सत्र पहले एक दिन गायब रहने वाले बीजेपी के 4 विधायक गौतम लाल मीणा, कैलाश मीणा, गोपीचंद मीणा और हरेंद्र निनामा ने पार्टी के सामने सफाई दी है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने 4 विधायकों को अलग अलग बुलाकर बात को सुना और वहीं दोनों नेताओं ने माना कि व्हिप जारी होने के बाद बिना किसी सूचना के विधायकों का सदन से गायब होना लापरवाही है। 4 विधायकों ने अपना पक्ष रख दिया है। नेताओं के साथ चर्चा करके सामूहिक निर्णय किया जाएगा और वहीं विधायकों ने भी अनुपस्थित रहने के अलग अलग तर्क दिए। आपको बताते हैं वो तर्क क्या है। विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा कि मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से वो सदन में नहीं ठहर सके। वहीं विधायक हरेंद्र निनामा ने कहा कि उनको व्हिप का पता ही नहीं था। वहीं सत्र 1 बजे तक स्थगित होने के बाद विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हो गए थे। वहीं विधायक कैलाश मीणा ने कहा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, उसे रिपेयरिंग के लिए दे रखा था, इसी वजह से उसे लेने गया था और उसके बाद तेज बारिश में अटक गया। गोपाल मीणा ने खराब मौसम का हवाला दिया। सभी विधायकों ने ये जरूर कहा कि वो पार्टी के समर्पित विधायक हैं, उनको किसी ने कोई प्रलोभन नहीं दिया। आपको बता दें कि विधायकों के गायब रहने की वजह से आलाकमान नाराज है और प्रदेश नेतृत्व को नोटिस भेजकर सफाई मांगी थी, जिस पर प्रदेश नेतृत्व ने 4 विधायकों से जवाब मांगा था।
हमारे प्रतिपक्ष नेता है, हमारे वरिष्ठ हैं भारतीय जनता पार्टी, उनसे मिलना था, उन्होंने बुलाया था, उनको अपनी बात बता दी, फिर पार्टी यहाँ पर बुलाया जो हमने यहाँ भी अपनी बात बता दी। हमारे पार्टी के निर्देशानुसार हमने सारे जाना आना सब किया। मेरी तो स्वास्थ्य खराब था और मैं वैसे बीमार था और मैं यहाँ पर जैसे विधानसभा 1 बजे तक के लिए स्थगित की तो मैं वहाँ से निकला, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था। मैंने बता दिया, हाईकमान को मैंने बता दिया। अभी कोई हिदायत या फटकार ना, कोई किसी भी प्रकार का नहीं, हमको किसी प्रकार का नहीं। तो विधानसभा सत्र के पहले ही दिन 4 विधायकों का, बीजेपी के 4 विधायकों का सत्र से गायब रहना कहीं ना कहीं पार्टी की इमेज और पार्टी की जो प्लानिंग रहती है विधानसभा की कार्यवाही में उस पर कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाता हुआ। बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जी जुड़ चुके हैं। संजय जी, एक विधायक ने तो खराब मौसम का हवाला दिया, दूसरे ने कहा गाड़ी खराब हो गई और एक ने तो यहाँ तक कह डाला कि उसको विप का पता ही नहीं था। आपको क्या लगता है ये जितनी भी सफाई जो दी जा रही है कितनी रेलिवेंट नजर आ रही है, इस समय कितनी सटीक नजर आ रही है और कहीं ना कहीं क्या इनको पार्टी की किसी कार्रवाई से बचा पाएगी ये सफाई? देखिए रितिका जी, इन्होंने जो कारण बताए हैं, हमें नहीं पता कि जो कारण इन्होंने मीडिया के सामने बताए क्या वही कारण उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं गुलाब चंद कटारिया, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उन दोनों को भी वही कारण बताए हैं या नहीं। लेकिन अगर हम उसको मान लें तो बड़े अजीबोगरीब तर्क हैं और ये गले उतरने वाले नहीं हैं। तो अगर पार्टी वाकई में गंभीर है तो इन तर्कों को मुझे नहीं लगता कि वो उनको कोई मान करेगी, बल्कि तर्कों को खारिज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। कार्रवाई हम पहले भी हमने चर्चा की थी इस मामले में। मुझे नहीं लगता कि इस मामले में इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिर्फ ये कहा जाएगा, चेतावनी दे दी जाएगी या कुछ, क्योंकि पार्टी इस स्थिति में ही नहीं है कि इनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। जी संजय जी आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को बता दें कि राजस्थान में शुक्रवार से विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होगी और गुरुवार को विधानसभा में कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई जिसमें इस बात पर चर्चा हुई कि कार्यवाही में किन किन विषयों को शामिल किया जाएगा। हालांकि शुक्रवार के बाद फिर विधानसभा में शनिवार और रविवार 2 दिन का अवकाश हो जाएगा। संजय बोरा हमारे रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, तो 14 अगस्त के बाद अब कल फिर से विधानसभा का सत्र बैठेगा, कार्रवाई होगी। आपको क्या लगता है किन किन विषयों को यहाँ महत्व दिया जाएगा, क्योंकि फिर बाद में फिर 2-3 दिन का अवकाश पड़ जाएगा, तो कल का दिन कितना अहम है, किन विशेष मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? रितिका, जहाँ तक चर्चा की बात है तो ये सरकार एक तो संकल्प लाने वाली थी जो नदियों के मामले में, नदी के पानी के मामले में। दूसरा, इसमें कुछ बिल इनके पास हो सकता है या अध्यादेश हैं, वो उन पर चर्चा हो सकती है, उनको लाने की बात हो सकती है। लेकिन असली तो हमको तभी पता पड़ेगा जब ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग है उसके बाद हमको पता चलेगा कि क्या ये कल आखिरी दिन होगा या अगले सप्ताह भी ये विधानसभा चलेगी। क्योंकि देखिए, बीच में जो इन्होंने 4 दिन का गैप दिया है वो साफ दिखाता है कि सरकार की मंशा तो इस सदन को चलाने की नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो ये जो 4 दिन इन्होंने जाया किए हैं, आखिर क्या वजह थी कि ये 4 दिन सत्र नहीं रखा गया? ये पूरा सप्ताह पड़ा था सरकार के सामने, लेकिन ये सिर्फ इसलिए किया गया कि जो ये विधायक हैं, जब वो जो सदन में 2 कामकाज के दिन के बीच में जो दिन होते रहते हैं, अगर उसमें विधानसभा नहीं भी हो तब भी उनको वेतन और भत्ता मिलता है। सिर्फ इसीलिए आप देखिए कि ये बीच में 4 दिन का गैप दिया गया है, वरना मुझे नहीं लगता कि सरकार की इसकी बहुत आगे चलाने की कोई मंशा है। असली हमको पता लगेगा जब कार्य सलाहकार समिति की कल बैठक होगी और तब पता लगेगा कि आगे ये क्या बिजनेस लेने वाले हैं। जी संजय जी आप हमारे साथ बने रहिए। उसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संकल्प है कि प्रदेश में कोई भी भूखा ना सोए और इसी संकल्प के तहत आज राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर की मुहाना मंडी में बनी इंदिरा रसोई का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी 213 नगर निकायों में 358 रसोइयां खोली जाएंगी। रसोई स्थल पर सम्मान पूर्वक बैठकर खाने की व्यवस्था होगी, जहां पर मात्र 8 रुपए में शुद्ध, ताजा और पौष्टिक भोजन मिलेगा और इन रसोइयों का संचालन निजी संस्थाएं करेंगी, जिनकी मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर करेंगे। सरकार इस योजना पर हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी और सिर्फ जयपुर की बात करें तो यहां दोनों नगर निगमों में कुल 20 इंदिरा रसोई खोली जाएंगी। लोगों को भोजन मिले, ये एक नया प्रयोग है जहाँ बैठ के खाना खिलाने का। अभी धारीवाल साहब आपको बता रहे थे
कि सम्मान किस प्रकार से बुरी व्यवस्था हो, वो काम हरिमोहन सेवा संस्थान करना है। और मुझे उम्मीद है कि उसमें आप लोग कोई कमी नहीं रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग मिलकर के आने वाले वक्त के अंदर बहुत शानदार तरीके से इस काम को आप अंजाम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा योजना का नाम बदलने में इतना वक्त क्यों लगा। अच्छी बात है, गरीबों को भोजन मिलना चाहिए, लेकिन इस बात का तो कोई तार्किक जवाब दे कि आपने अन्नपूर्णा का नाम बदलने के लिए आपने 2.25 साल क्यों लगाए। यानी 2.25 साल तक उन्होंने गरीबों की, भूखों की उनको परवाह नहीं थी। एकदम से ऐसा क्या उनको बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ। अच्छी बात है, उसको ठीक से चलाएं। मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता का लाभ होना चाहिए, उसका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन वो सियासत की बात करते करते खुद ही भूल जाते हैं कि 2.25 साल तक उस योजना को किस तरीके से ठंडे बस्ते में रखा। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। तो रामस्वरूप, राज्य में कोई भूखा ना सोए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से, और इंदिरा रसोई योजना का आज शुभारंभ हुआ है। किस तरह से संचालित की जाएगी ये सारी रसोइयां, और कुल राज्य में कितनी रसोई ऐसी बनाई जा रही हैं? देखिए, टोटल 358 रसोइयों का उद्घाटन हुआ है, और सभी रसोइयाँ जो है, हालांकि इस तरह की योजना पूर्व में भी चली है, लेकिन ये जो योजना है इसमें बहुत नए काफ़ी परिवर्तन किया गया और नए रूप में बनाई गई है। यानी कि पूर्व में जो अन्नपूर्णा योजना चलती थी वो अस्थायी रूप से थी, उनमें मोबाइल वैन आती थी और खाना पे करके उसमें दिया जाता था। लेकिन ये जो रसोइयाँ शुरू की गई है उनमें जहाँ जहाँ मजदूरों की या लोगों की ज़्यादा भीड़ होती है, जहाँ आवक ज़्यादा होती है, वहाँ पर स्थायी रूप से बैठ करके खाने की व्यवस्थाएं की गई है। जैसे अगर जयपुर की बात करें तो जहाँ जहाँ अस्पताल है, जहाँ पर बस स्टैंड है, जहाँ रेलवे स्टेशन है, या जहाँ पर मंडियाँ हैं, और उसके अलावा जहाँ कोई मजदूरों की चौकियाँ लगती है काम करने वालों की, तो वो स्थान चिन्हित किए गए हैं। उन स्थानों पर जो है स्थायी रूप से रसोइयाँ बनाई गई है, और वहीं पर खाना गर्मा गर्म बना करके मजदूरों को, जो भी व्यक्ति जरूरतमंद होगा, उसको वहाँ पर खिलाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस बार इसकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छे लेवल पे होगी। सभी स्थायी जो इंदिरा रसोइयाँ चालू की गई है उन सभी में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, वो हमेशा चालू रहेंगे, और जिला कलेक्टर इसकी सीधी मॉनिटरिंग करेंगे। जहाँ तक खाने की बात है तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पर 8 रुपये का कूपन लेकर के वहाँ बैठ करके आराम से खाना खा सकता है। तो इसमें कह सकते हैं कि लोगों के लिए एक बड़ी राहत वाली बात है। जिस तरह से खाना उनको मिलेगा, अच्छा पौष्टिक शुद्ध और ताज़ा खाना, गर्मा गर्म खाना रसोई में मिलेगा, तो लोग जो है, जो चाहे बाहर से कोई आने वाला व्यक्ति हो, जो होटल ढूंढ, मजदूर तबके के लोग हों, जो भी जरूरतमंद व्यक्ति हो, वो जो है उन्हें एक स्वच्छ, साफ, सुव्यवस्थित जगह ऐसी मिल जाएगी, तो वहाँ पर वो आराम से खाना खा सकता है। जी, शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत और बड़ी खुशी की बात उन लोगों के लिए जो कई कई दिन तक या तो सिर्फ पानी या फिर भूखे पेट ही यूं सो जाया करते थे। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए और लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। LPU's infrastructure is one of the largest in the country, from huge academic blocks to industry-sponsored labs, dedicated research blocks to a 6-storied library, India's largest auditorium, everything is right in the campus. Think big, lovely professional university. सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 91650 25500।
श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का एमपी में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.ssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। RKDF यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. स्वागत आपका ब्रेक के बाद। और राजस्थान वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। इस साल देश के टॉप 50 स्वच्छ शहरों में 3 शहर राजस्थान के भी शामिल हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छता रैंकिंग में जयपुर की रैंकिंग सुधरी है और इस बार जयपुर को 28वां स्थान मिला है, जबकि पिछले साल जयपुर को 44वां स्थान मिला था। वहीं जोधपुर को 29वां स्थान मिला है और जोधपुर को फास्टेस्ट मूवर बिग सिटी का खिताब भी मिला है। कोटा को 44वां स्थान मिला है। हालांकि टॉप 25 में ये प्रदेश का एक भी शहर शामिल नहीं हो पाया है, लेकिन टॉप 100 की बात करें तो राजस्थान के 4 शहर इसमें शामिल हैं, जिसमें जयपुर को 28वां, जोधपुर को 29वां और उदयपुर को 54वां स्थान मिला है। और यहाँ पर यह भी आपको बता दें कि पिछले साल यानी साल 2019 में जोधपुर को 243वां और कोटा को 302वां स्थान मिला था। तो राजस्थान के शहरों की रैंकिंग सुधरी और टॉप 100 में यहाँ 4 शहर राजस्थान के स्वच्छ शहर जगह बनाते हुए। ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर जयपुर से संजय बोरा जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, इस साल देश के टॉप 50 शहरों में 3 शहर राजस्थान के हैं और अगर जयपुर की रैंकिंग की बात की जाए तो 44वें स्थान से सीधा 28वां स्थान पाया है रैंकिंग में। तो किस तरह से ये संभव हो पाया है? ये मेरे लिए भी रितिका बड़े आश्चर्य की बात है कि आखिर ये कैसे संभव हुआ है, क्योंकि मैं बाकी शहरों के नहीं जानता, लेकिन राजस्थान के शहरों में मैं रहा हूँ और जयपुर में मैं रहता हूँ, तो मुझे तो स्थिति में कोई सुधार दिखा नहीं है। और कैसे ये लोग सर्वे करते हैं यही लोग जानते हैं। एक टीम आती है, एक कुछ खास इलाकों में जाती है। अब उन इलाकों में जब वो टीम जाती है, उस इलाके को अगर आप पहले से सुधार दें तो आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके अलावा नागरिकों से रिक्वेस्ट की जाती है कि अनाप शनाप पैसा खर्च किया जाता है एडवर्टाइजमेंट में, लोगों से ये अपील करने के लिए कि आप जयपुर को रैंकिंग दिलाने के लिए वोट कीजिए। इतना ही पैसा और समय यदि ये खर्च कर देते स्थितियों को सुधारने में तो शायद बेहतर होता। और अगर जयपुर की स्थिति है कि वो इस रैंकिंग पर आया है, तो जो खराब जिनकी रैंकिंग खराब है, मैं उनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जी, शुक्रिया संजय जी तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। फ्रॉम द हॉर्स माउथ हमें ये जानकारी मिली कि एज सच कोई सुधार यहाँ देखने को नहीं मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि माना जाए और सरकार के खाते में जाती हुई कि देश के 100 शहरों में से 4 शहर राजस्थान के हैं जिन्हें मोस्ट क्लीन जिसे कहा जाता है राज्य कहा जा रहा है। स्वच्छता की बात जहां हो रही है। और आपको बता दें कि शायद अब अगला टारगेट सरकार का ये हो कि टॉप 25 में जगह बनाई जाए। बढ़ते आगे, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर आज जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्य सचेतक महेश जोशी समेत पार्टी के कई विधायकों और पदाधिकारियों ने स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान आपको बता दें कांग्रेस के सभी नेताओं ने राजीव गांधी को याद किया और उनके कामकाज की तारीफ की। इसमें बहुत ज़्यादा बयानबाजी और अखबार में छप रहा है खबर। सरकार कांग्रेस पार्टी की बहुमत से बनी थी, कांग्रेस की सरकार अच्छा काम कर रही है। जो बात हम लोगों को सुझाव के रूप में देनी थी कांग्रेस पार्टी को वो दी है। उसके बाद एक कमेटी का गठन हो चुका है। अब कमेटी बहुत जल्द, मैं समझता हूँ आने वाले समय में सबसे संवाद करने के बाद जो कुछ भी अगले कदम उठाने उसको उठाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें ढूंढने की कोशिश ना करें। और
कौन किस पद पे रहता है नहीं रहता, बहुत सी अटकलें लगाई जा रही हैं। सब लोग जो कांग्रेस से संबंधित हैं वो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना चाहते हैं, जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा आकलन लगाने की ज़रूरत नहीं है। युवा सोच का एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने देश को एक नई सोच दी, देश को इस बात के लिए तैयार किया कि 21वीं सदी में आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए देश 20वीं सदी में अपने आप को तैयार करे। नई शिक्षा नीति, दल बदल विरोधी कानून, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। बहुत महिलाओं के प्रति उनका जो एक महिलाओं की जो पीड़ा समझने का उनका एक भाव था। कंप्यूटर की बात हो, मोबाइल की बात हो, देश को एक नया रूप देने की बात हो, राजीव जी ने हर क्षेत्र में पहल की। 18 वर्ष के युवाओं को अगर वोट दे करके सरकारें चुनने का, अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार दिया तो वो राजीव जी थे। महिलाओं को स्थानीय निकायों में और पंचायती राज में अगर 33% आरक्षण देने का काम किया तो वो राजीव जी थे। राजीव जी ने इस आधुनिक भारत के निर्माण में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। और वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की 3 सदस्यीय कमेटी के गठन का स्वागत किया। उन्होंने इसके लिए आला कमान को शुक्रिया कहा। सचिन पायलट ने कहा कि सबको साथ लेकर चलने से ही सफलता मिलेगी। इसके साथ ही किसी भी तरह के पद के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये आला कमान तय करेगा कि किसे क्या जिम्मेदारी देनी है। पार्टी का हर एक शख्स निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा करने को तैयार है। इसमें बहुत ज़्यादा बयानबाजी और अखबार में छप रहा है खबर। सरकार कांग्रेस पार्टी की बहुमत से बनी थी, कांग्रेस की सरकार अच्छा काम कर रही है। जो बात हम लोगों को सुझाव के रूप में देनी थी कांग्रेस पार्टी को वो दी है। उसके बाद एक कमेटी का गठन हो चुका है। अब कमेटी बहुत जल्द, मैं समझता हूँ आने वाले समय में सबसे संवाद करने के बाद जो कुछ भी अगले कदम उठाने उसको उठाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश ना करें और कौन किस पद पे रहता है नहीं रहता, बहुत सी अटकलें लगाई जा रही हैं। सब लोग जो कांग्रेस से संबंधित हैं वो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना चाहते हैं, जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा आकलन लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, स्वराज राजस्थान में आज इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।